हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू मैप ट्री। हम लोग वेब डेवलपमेंट थ्रू पीएचपी का हमारा प्रोग्राम ही चल रहा है जिसे आप देख रहे हैं। इसमें हमने एचटीएमएल पार्ट हमने स्टार्ट किया था। मैंने बताया था कि वेबसाइट डेवलपमेंट जानने के लिए एचटीएमएल भी का ज्ञान होना भी आवश्यक है। बिना एचटीएमएल के हम लोग जो हमारा जो वेबसाइट या वेब पेजेज जो रेंडर होंगे वो एचटीएमएल में ही बने हुए होंगे। इसलिए हमें एचटीएमएल तो बनाना ही बनाना है। तो उसके लिए हम ये फाइल भी सर्वर पे बनाएंगे। ये सर्वर है हमारा, आप लोग ये जानते हैं, परिचित हैं। रूट डायरेक्टरी सर्वर की एच डी डॉक्स के अंदर मैंने कहा था कि जो भी आपका प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट के नाम का आपको यहाँ फोल्डर क्रिएट करना है। मैंने यहाँ पे एक फर्स्ट नाम का फोल्डर क्रिएट किया हुआ है। पहले टेस्टिंग करके मैंने आपको बताई थी कि इंडेक्स सबसे पहले कौन सी फाइल कॉल होती है। इंडेक्स होम पेज के लिए इंडेक्स फाइल कॉल होती है या फिर और क्या नाम आप उसका रख सकते हैं, ये सब मैंने आपको बताया था। मैं एक नया प्रोजेक्ट, ये मानते हैं हम कि मैं एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा हूं जिसका नाम है HTML। ये प्रोजेक्ट नेम है, हो सकता है कि कोई वेबसाइट हो ये इस नाम की HTML। मैं इसका लोअर केस में नाम रख लेता हूँ। देखिए, आप सोच रहे होंगे कि मैंने लोअर केस क्यों लिखा। देखिए, अपर केस लोअर केस स्पेशल फर्क नहीं पड़ता वैसे, पर कुछ सर्वर, जैसे कई तरह के सर्वर होते हैं, इसकी एक अलग क्लास में लूंगा, उसमें मैं बताऊंगा। जैसे लिनक्स वेब होस्टिंग है या विंडो वेब होस्टिंग है। तो कुछ होस्टिंग सर्वर केस सेंसिटिव होते हैं और कुछ केस सेंसिटिव नहीं होते हैं, है ना। तो लिनक्स होता है वो केस सेंसिटिव सर्वर होता है। तो अगर हम लिनक्स सर्वर लेंगे, क्योंकि पीएचपी के लिए लिनक्स मोस्ट सूटेबल सर्वर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। और इन कंपैरिजन ऑफ विंडो वो थोड़ा सा सस्ता भी पड़ता है और अलग अलग डिफरेंस रहते हैं। सर्विस के आधार पर थोड़ा सा रेट कम ज़्यादा हो सकती है, पर पीएचपी डेवलपमेंट के लिए लिनक्स वेब होस्टिंग आमतौर पर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसे केस सेंसिटिव होने की वजह से कुछ रूल्स हम बना के चलें कि मैं हमेशा फाइल्स के नाम स्मॉल केस में ही रखूंगा, फोल्डर्स के नाम स्मॉल केस में ही रखूंगा, या आगे और जब मैं डेटाबेस पढ़ाऊंगा तो कुछ उसके भी कन्वेंशन होंगे जो मैं आपको बताऊंगा। तो इस HTML के अंदर मैं यहाँ पे, मैंने पहले आपसे बताया था कि जो होम पेज होता है उसके लिए हम लोग इंडेक्स नाम रख देते हैं। तो इंडेक्स डॉट HTML हो या इंडेक्स डॉट PHP हो, वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। सबसे पहले प्रायोरिटी हमने सेट की थी कि इंडेक्स डॉट HTML से पहले इंडेक्स डॉट PHP कॉल हो जाता है। हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिकल तो HTML का कर रहे हैं, इसलिए मैं HTML ही बनाता हूँ। देखिए, अगर आप में से कोई सर्वर इंस्टॉल नहीं करना चाहता और HTML की प्रैक्टिस करना चाहता है तो आपको HTML के लिए सर्वर इंस्टॉल करने की भी आवश्यकता नहीं है। HTML पेज डायरेक्ट भी वेब पेज में चल जाता है, क्योंकि सर्वर तो मोस्टली डायनेमिक कंटेंट्स को रेंडर करने के लिए, जैसे डायनेमिक कंटेंट जो आ रहे हैं वो डायनेमिक कंटेंट HTML फॉर्मेट में सप्लाई हो, इसलिए हम सर्वर का यूज लेते हैं। और सर्वर इसलिए भी क्योंकि जब वेबसाइट बनेगी लाइव पे तो सर्वर पे चलेगी, इसलिए हम पूरा एनवायरनमेंट सर्वर का सेट करते हैं। पर अगर आप अपने लोकल कंप्यूटर में HTML की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको कोई सर्वर भी सेटअप करने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट उसको चेक कर सकते हैं। इसलिए मैं बिना सर्वर इंस्टॉल किए HTML डायरेक्ट, ये मान लो मैं सेव तो यहाँ कर रहा हूँ, पर उसे मैं डायरेक्ट बिना सर्वर के मैं चलाऊंगा। तो जब मैं बिना सर्वर के उसे चलाऊंगा तो वो उसका पाथ जो होगा वो डॉक्यूमेंट से हमारा पाथ ही लेगा। सर्वर से जब भी हम चलाते हैं तो पाथ लोकल होस्ट के साथ लेता है। जैसे कि मैं बनाता हूँ ये दोनों, इन मेरी दोनों टर्म्स में भी मैं डिफरेंस आपको बताऊंगा कि मैं HTML फाइल को सर्वर पे भी चलाऊंगा और HTML फाइल को विदाउट सर्वर कंप्यूटर से भी रेंडर करके चलाऊंगा ब्राउजर पे। ठीक है फ्रेंड्स, मैं स्टार्ट करता हूं। मैंने कहा एडिटर के रूप में हम लोग नोटपैड प्लस प्लस काम में लेंगे। ये बहुत सारे फीचर नहीं रखता, पर सफिशिएंट फीचर रखता है जिससे हम मैनुअल कोडिंग कर सकें। क्योंकि अगर आप नोटपैड प्लस प्लस काम में नहीं लेंगे तो आप क्या लेंगे, या तो आप नोटपैड लेंगे, उसमें तो कलर फॉर्मेटिंग कुछ भी नजर नहीं आता। तो उससे बेहतर है कि आप नोटपैड प्लस प्लस काम में लें। इसलिए मैं यही काम लेता हूं। आप रिकमेंड करूंगा कि आप भी अपने लर्निंग टाइम में आप HTML प्लस नोटपैड प्लस प्लस ही काम में लीजिए।
चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आपको ये पता होगा HTML की वापस स्टार्टिंग टैग कहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं HTML, सोचिए। चलिए सबसे आउटर टैग, मैंने कहा था दो तरीके की टैग्स होती है यहाँ पे, पेयर टैग और अनपेयर टैग। ये पेयर टैग होता है HTML में, थोड़ा फास्ट में लेता हूँ। HTML में हेड, हेड, हेड के अंदर, हेड के अंदर क्या होगा, टाइटल। ये टैग्स आप सीखते जा रहे हैं, ये सब HTML टैग्स हैं। टाइटल, टाइटल बार में जो भी नजर आने वाला है वो दिखेगा HTML प्रैक्टिस क्लास। HTML की प्रैक्टिस क्लास है, हमने हेड रखा, हेड के बाद आएगा बॉडी। आप जब आप इसके ऊपर टेक्स्ट लिख करके, नोटपैड प्लस प्लस का फीचर है, जब आप यहाँ पे टेक्स्ट है और अगर आप इसे कंट्रोल कंट्रोल प्लस डी करेंगे तो अपनी एक कॉपी बनाता है। ठीक है, मैं यही काम कर रहा हूँ। अगर आप, और आप ध्यान रखिए, अगर आप किसी कंटेंट को, टेक्स्ट को सेलेक्ट करके करेंगे, जैसे मैंने पूरा सेलेक्ट किया, डबल क्लिक करने पर सेलेक्ट हो जाता है, पूरा सेलेक्ट किया और अगर कंट्रोल डी करूंगा तो उसका डुप्लीकेट आगे बन जाएगा। इसलिए आप इसे ध्यान रखिए। अगर आप लाइन पे क्लिक करके बिना सिलेक्शन के कुछ करेंगे तो कंट्रोल डी तो नई लाइन बनेगी, अगर आप इसे सेलेक्ट करके करेंगे तो ये डुप्लीकेट होगा। चलिए, हम लोग जनरल टैक्स की हम लोग बात कर रहे थे, और अगर हम लोगों को जनरल टैक्स की बात करनी हो तो सबसे पहले स्टार्ट होता है HTML में हेडिंग टैग। हेडिंग टैग फ्रेंड्स, किसी भी डॉक्यूमेंट की हेडिंग डिफाइन करने के लिए, हेडिंग शो करने के लिए हम लोग हेडिंग टैग का प्रयोग करते हैं। हेडिंग टैग H1 से लेकर के H6 तक हेडिंग्स होती है। क्या डिफरेंस होता है हेडिंग टैग में, मैं इसे चलाऊंगा और इस HTML को रन करके भी मैं आपको दिखाऊंगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेडिंग 1, चलाते हैं, मैं इसे सेव करता हूँ। सेव करके मैं इसे कहाँ सेव करूँ फ्रेंड्स, हम हमारे सर्वर में करते हैं, हमने फाइल बनाई है सर्वर में htdocs में, रन में बिना सर्वर के यूज किए भी मैं करूंगा। इसे हम रखते हैं index डॉट html में नाम रखता हूँ, एक्सटेंशन php रखूंगा तो भी सर्वर पे तो चलेगा, पर यूं नहीं चलेगा। देखते हैं अब ये html फाइल, ये जो आइकन आ रहा है, आप लोग कई बार सोचेंगे, कई जगह कुछ और आइकन आ जाएगा, आप सोचेंगे क्यों आता है। देखिए, ये हमारा जो डिफॉल्ट ब्राउजर है, क्योंकि जो भी फाइल जिस डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर में एग्जीक्यूट होती है उसका सिंबल यहाँ आ जाता है। आप अगर अपने सिस्टम में डिफॉल्ट ब्राउजर फायरफॉक्स मोजिला को बनाएंगे तो यहाँ पे मोजिला का आइकन आएगा। इसलिए आप इस पर ना जाएं कि इंटरनेट एक्सप्लोरर का आइकन क्यों आ रहा है या गूगल क्रोम का आइकन क्यों आ रहा है। हर छोटी से छोटी चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो इस पे आप कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप नोटपैड को भी बाय डिफॉल्ट क्रोम के साथ खोलेंगे और वहां सेट करेंगे कि बाय डिफॉल्ट ओपन विद इट, तो वहां नोटपैड txt फाइल में भी ऐसा दिखाने लग जाएगा। तो ये कोई ये तय नहीं करता कि HTML फाइल है। कई बार कई लोग देखते हैं, अरे ये तो दिख रहा है कि HTML फाइल है, नहीं दिखता कुछ नहीं है। सब कुछ वो होता है जो सिस्टम हमें सपोर्ट करता है, फीचर्स, उन फीचर्स का प्रयोग करके आप इस पर जाते हैं। आप इस पर जा करके फिर यहाँ पे आता है ओपन विद, ओपन विद के साथ आप कुछ कर देंगे, मैं कहूँगा ओपन विद इंटरनेट एक्सप्लोरर। देखिए, इंटरनेट एक्सप्लोरर के साथ ओपन कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो यहाँ पूछेगा, देखिए चल गया है। हेडिंग, मैंने कहा था HTML प्रैक्टिस क्लास, कहाँ लिखा था मैंने, HTML प्रैक्टिस क्लास टाइटल में लिखा था, इसलिए वो टाइटल बार में आ रहा है। देखिए कहाँ गया, और ये हेडिंग, हेडिंग किसी भी डॉक्यूमेंट के लिए हेडिंग लिखने के लिए हम इस टैग का प्रयोग करते हैं। बोल्ड और कंप्लीट विड्थ में ही आता है, कंप्लीट चौड़ाई में आता है। ये कैसे तय हुआ कि कंप्लीट चौड़ाई ये ले रहा है, कंटेंट तो आपका यहीं तक है, मैं आगे कुछ लिखूं जो यहाँ आ जाए, देखते हैं। अब देखिए, मैंने कहा था कि फाइल को हम लोग एज HTML जब चलाते हैं तो पाथ कहाँ से ले रहा है, ई ड्राइव में, सर्वर फोल्डर में, htdocs फोल्डर में
HTML फोल्डर में index.html आप यहाँ देखिए। और अगर मुझे सर्वर के साथ एग्जीक्यूट करना हो, देखो इसे आप इसे इंटरनेट एक्सप्लोरर के बजाय गूगल क्रोम में हम लोग चलाते हैं तो भी चलता है ये पाथ लेकर। अब आप कहेंगे कि देखिए सर्वर के साथ कैसे चलेगा, तो देखिए सर्वर के साथ चलाने का, क्योंकि मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने पढ़ा है आपको पिछली क्लासेज में सर्वर के साथ फाइल कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। मैंने लिखा htdocs लिखते हैं बाय डिफॉल्ट htdocs htdocs फोल्डर में सर्वर पर बाय डिफॉल्ट htdocs, क्योंकि रूट डायरेक्टरी हमारी होती है htdocs, ये सर्वर है। सर्वर इंस्टॉल करने के बाद htdocs नाम का फोल्डर था, ये रूट डायरेक्टरी है। रूट डायरेक्टरी में सबसे पहली इंडेक्स फाइल एग्जीक्यूट हुई, उसने डैशबोर्ड पर रिडायरेक्ट किया, इसलिए वो कंटेंट दिख रहा है। अगर आप चाहते नहीं आपको तो HTML वाला कंटेंट ही देखना है तो आप मैनुअली वहां पे जाकर के यहाँ लिख दीजिए, डैशबोर्ड की जगह आप यहाँ लिखिए HTML। देखिए फ्रेंड्स, मैंने क्या कहा था कि सर्वर इंस्टॉल HTML सीखने के लिए आपको सर्वर इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं है। सर्वर हम लोग क्यों इंस्टॉल कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग वेब डेवलपमेंट थ्रू PHP सीख रहे हैं। लोकल सर्वर इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं, लाइव पे तो सर्वर पे ही चलेगा सब कुछ। तो आप ये देखिए, आप ऐसे करके चलाएंगे तो भी कंटेंट तो नजर आ जाएगा ना कि आपने क्या बनाया। आप सीख तो सकते हैं बिना सर्वर के भी। तो केवल सीखने के लिए मैं ऐसा कह रहा हूँ कि अगर आपका सर्वर इंस्टॉल नहीं भी हो रहा हो अभी, कई बार बहुत से लोगों की प्रॉब्लम्स आती है सर्वर इंस्टॉल करने में, आप लोगों को भी अगर जेम सर्वर इंस्टॉल करने में प्रॉब्लम किसी को आई हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। मुझे अभी तक कोई अपडेट नहीं मिले हैं कि किसने इंस्टॉल किया, किसने क्या किया, स्टूडेंट कौन मुझे फॉलो कर रहे हैं, कौन मुझे फॉलो नहीं कर रहे हैं, कोई कमेंट नहीं है। तो आप कमेंट कीजिए आपने क्या किया, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि आप लोग मेरे बताए स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं, आप लोग कुछ कर रहे हैं। तो आप कुछ कीजिए। अगर ऑलरेडी आपके ये सर्वर इंस्टॉल हैं, आप पहले कोई दूसरा ट्यूटोरियल यूज ले रहे हैं और आपने इंस्टॉल किया हुआ है, तो भी आप बताइए सर ऑलरेडी इंस्टॉल, ये स्टेप है मेरी, मुझे पता चलेगा कि 10 बच्चे मुझे फॉलो कर रहे हैं और 10 बच्चों के ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, या 50 बच्चे या 100 बच्चे जो भी कर रहे हैं, आप उसे कीजिए। वीडियो पुराना भी हो गया है तो भी आप उसे कीजिए। मैं देखता हूँ कमेंट नोटिफिकेशन मिलता है यूट्यूब में, और उन नोटिफिकेशंस को मैं पढ़ता हूँ। तब मैं देखता हूँ कि किसने कमेंट किया है, किसका इंस्टॉल हुआ है, किसका इंस्टॉल नहीं हुआ है। मैं पर्सनली हेल्प करूंगा आपकी। अगर मेरे मेरे कमेंट्स से वो हेल्प नहीं होगी तो कॉल करके भी मैं हेल्प कर सकता हूँ, या आपकी मशीन को रिमोट पे लेकर के भी मैं कॉल कर सकता हूँ। जरूरत पड़ी तो अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होगी तो मैं सभी के लिए कॉमन नया वीडियो भी बनाऊंगा, तो आप उस पर मत जाइए। आप अपनी टेक्निकल प्रॉब्लम बताइए, तो उस टेक्निकल प्रॉब्लम पे भी वीडियो बनाऊंगा कि अगर आपको ये टेक्निकल प्रॉब्लम आई है, मैं उस टेक्निकल प्रॉब्लम को जनरेट करूंगा और फिर मैं वीडियो बनाऊंगा। तो आप चिंता मत कीजिए, बस अपनी प्रॉब्लम से मुझे इंट्रोड्यूस करवाइए। ओके, लेट्स मूव नेक्स्ट। तो ये देखिए, जब आप सर्वर से चला रहे हैं तो लोकल होस्ट HTML इस पाथ से चल रहा है, और HTML पे चला रहे हैं तो आप राइट क्लिक करके ओपन विद गूगल क्रोम कर दीजिए, तो क्रोम में यह आ रहा है। देखिए हेडिंग 1 है। अब मैंने हेडिंग 1 क्यों लिखा है, अब देखिए आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये जनरल टेक्स्ट है, पर क्योंकि हमें तो इस पूरे प्रोग्राम में लेना है सब कुछ, इसलिए हम सब कुछ पढ़ाएंगे। हमने 1 2 3 4 5 6 7 कैसे किया, फिर रिपीट करता हूँ। नोटपैड प्लस प्लस में कंट्रोल डी करने से डुप्लीकेट बन जाता है। लेट लीजिए, मैं H2 इसे करता हूँ, कंटेंट देखना चाहता हूँ मैं। H2 पे क्या होता है, H3 पे क्या होता है, H4 पे क्या होता है, H5 पे क्या होता है, H6 पे क्या होता है, S7 पे, हाँ S7 पे तो क्या होता है ये तो आप देखिए। अगर आप कुछ सोच रहे हैं, आपको लगता है कि आपके कंसेप्ट यूज हो रहे हैं, अगर मैंने S7 और H8 बना दिया तो भी आप एक बार वीडियो देखिए। आपके कंसेप्ट जो आपको याद है वो है, पर अपने कंसेप्ट और स्ट्रॉन्ग बने, इसके लिए एक्सपेरिमेंटल होना चाहिए। आपने कभी एक्सपेरिमेंट नहीं किया कि S7 और H8 पे क्या छप के आता है, तो आज कीजिए। हम साथ साथ में एक्सपेरिमेंट करते हैं, हम देखते हैं। हर छोटी बड़ी बारीक चीज मैं बताता रहता हूँ, आप लोग मुझे इतना कोऑपरेट कीजिए
वीडियो पूरा देखिए। आप लोग बहुत लोग टाइम की अनअवेलेबिलिटी में आप फटाफट फटाफट कही गया, तो बहुत बारीक चीजें इसमें जा सकती है, इसलिए आप पूरा वीडियो देखिए, ए टू जेड पूरा वीडियो देखिए, पूरा वीडियो चलाइए। कभी लेटे हुए तो देख सकते हैं, कभी बैठे हुए तो देख सकते हैं, बहुत टाइम है। मुझे नहीं लगता इतना बिजी कोई है, इतना बिजी, अगर इतना बिजी तो शायद टॉप इंडस्ट्रियल्स भी नहीं है इंडिया के कि वो कोई चीज जिसमें वो सीखना चाहते हैं और वो कर नहीं पा रहे हैं। तो ऐसा कोई बिजी नहीं है दुनिया में। आप लोग पूरा वीडियो देखा कीजिए। देखिए 1 to 8 मैंने बताया, मैं देखता हूँ क्या रिफ्लेक्ट आता है, फिर मैं एक्सप्लेन भी आपको करूंगा। देखिए ये क्या हुआ, H1 से छोटा H2 बना, H2 से छोटा H3 बना, H3 से छोटा H4, H4 से छोटा H5, H6, पर ये क्या H7 और H8 तो हेडिंग 7 और हेडिंग 8 ये तो रेगुलर फॉन्ट्स में आ गया। रेगुलर फॉन्ट्स में आने के साथ देखिए हर हेडिंग अपनी फुल स्पेस को ऑक्यूपाई कर रही है, हर हेडिंग अपनी फुल स्पेस को ऑक्यूपाई कर रही है। पर ये हेडिंग 7 और हेडिंग 8 तो अपनी फुल स्पेस को ऑक्यूपाई नहीं कर रही। ये तो जितने में ये कंटेंट ये टेक्स्ट जगह ले रहा है, ये उतनी ही स्पेस ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तो देखिए फ्रेंड्स, हेडिंग H1 से लेके H6 तक होती है HTML में, इसलिए बाकी में अगर आप अननेसेसरी कुछ हेडिंग लगा भी दोगे, कुछ टैग बना भी दोगे, तो ये टैग्स आपकी केवल यूजर डिफाइंड टैग्स ही कहलाएंगी। इनका कोई दूसरा रोल नहीं है, केवल यूजर डिफाइन है, आपने डिफाइन की और ये बन गई। पर ये वो हेडिंग वाला रोल, हेडिंग वाले प्रॉपर्टीज इनमें नहीं होगी। अब प्रॉपर्टीज क्या होती है हेडिंग की, देखिए हालांकि सीएसएस अगले एचटीएमएल के बाद हम लोग सीएसएस पढ़ेंगे। चलिए मैं सीएसएस की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जिन्हें मैं आगे आपको शेयर करूंगा। जैसे डिस्प्ले ब्लॉक है, डिस्प्ले इनलाइन है, ये सब। आप अभी ये मानिए कि हेडिंग कंप्लीट फुल विड्थ लेता है यहाँ से लेके यहाँ तक। आप सोच के देखिए, हेडिंग फुल विड्थ लेता है, इसीलिए हेडिंग 1 के बाद हेडिंग 2 यहाँ तो नहीं आ गया, हेडिंग 3 भी यहाँ तो नहीं आ गया, हेडिंग 4 भी यहाँ तो नहीं आ गया। इसने अपनी पूरी जगह ली, इसने अपनी पूरी जगह ली, इसने अपनी पूरी जगह ली, H6 तक इन सब ने अपनी पूरी जगह ली। हेडिंग 7 क्योंकि हेडिंग नहीं था इसलिए अपने पूरी जगह नहीं ली, इसीलिए हेडिंग 8 भी हेडिंग 7 के आगे यहाँ पे आ गया। होपफुली कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में, किसी भी इंटरव्यू में, या कोई भी आपसे जब पूछे, कॉन्फिडेंट होकर के ये वेब डेवलपमेंट की स्मॉलेस्ट टेक्नोलॉजी है, HTML बेसिक टेक्नोलॉजी है, HTML, और इस बेसिक टेक्नोलॉजी को आपको अच्छे से आना चाहिए। कम से कम ये छोटे छोटे सवालों के जवाब आपसे गलत नहीं निकले। H1 से लेके H6 कोई आपसे पूछ सकता है, H7 लिख दूंगा तो क्या होगा, आप क्या जवाब देने वाले हैं? आपको दिमाग में सब कुछ होना चाहिए कि हेडिंग की प्रॉपर्टी कुछ ऐसी होती है कि फुल विड्थ लेता है। वो प्रॉपर्टी क्या होती है हम सीएसएस में पढ़ेंगे। आगे के वीडियो आप देखते रहिए, आगे वीडियो में आएगा। H7 H8 हमने पढ़ा। अब इससे आगे ये मैं कुछ जनरल टेक्स्ट बता रहा हूँ। दरअसल मैंने अपने इस प्रोग्राम को, आप अपने पिछले वीडियो में देखिए, मैंने इस प्रोग्राम को कुछ टेक्स्ट में डिवाइड किया है। जैसे जनरल टेक्स्ट हो गया, फिर कुछ नॉलेज बेस वाली नॉलेज में आपको दूंगा, एचटीएमएल वर्सेस एलिमेंट, नेस्टेड एलिमेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। चलिए हेडिंग टैग के बाद मैं आपको पैराग्राफ टैग में आपको बताता हूँ। मैं हेडिंग के बाद यहीं में, देखिए मैंने आपसे ये भी बताया था कुछ लाइन ब्रेक टेक्स्ट भी होती है। लाइन ब्रेक टेक्स्ट क्या होती है, चलो मैं पहले तो पैराग्राफ लेता हूँ। मैंने पैराग्राफ बनाया, पैराग्राफ बनाने के बाद मैं यहाँ लिखता हूँ मैप ट्री इज ए लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर IT बेस्ड ट्रेनिंग एंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन। हमने पैराग्राफ लिखा, ठीक है। अब मैं पैराग्राफ, ये पी टैग होता है, ये पैराग्राफ टैग होता है, आप देख सकते हैं पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग जो यहाँ से स्टार्ट हुआ वो भी यहाँ तो स्टार्ट नहीं हो गया, इसने भी अपनी पूरी स्पेस ली है। अगर मैं पैराग्राफ के बाद कुछ लिखता हूँ, देखते हैं ये कहाँ जाता है।
हर टैग के साथ आप देखिए पैराग्राफ भी, इसका मतलब पैराग्राफ भी अपनी फुल चौड़ाई लेता है, फुल विड्थ में लेता है। मैं एक पैराग्राफ के बाद एक दूसरा पैराग्राफ बनाता हूँ। फ्रेंड्स, आपने लोरेम इप्सम के बारे में सुना है? शायद आप नहीं जानते, और हो सकता है आप लोग जानते भी हों। डमी कंटेंट, देखिए आप किसी भी साइट पर जो भी कंटेंट लिखते हैं, देखिए मैं जो बीच बीच में जो एडिशनल चीजें बता रहा हूँ अदर देन HTML, वो एक अच्छी क्वालिटी वाली वेबसाइट बनाने के लिए, गुड अप्रोच वेब डेवलपमेंट के लिए, वो सारी टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है। लोरेम इप्सम क्यों लेना चाहिए? क्योंकि वो डमी टेक्स्ट को देता है। क्योंकि आप अगर डमी टेक्स्ट नहीं लेंगे, किसी दूसरी साइट से कॉपी करके टेक्स्ट लिखेंगे, तो आपकी साइट कॉपीराइट कहलाएगी, और उसे गूगल क्रोलर एक्सेट्रा आपको नहीं ट्रैक करेंगे, और आपका जो डिजिटल प्रमोशन है अपने आप से होने वाला, वो भी नहीं होगा। एटलीस्ट गूगल गूगल तो उसे प्रॉपर तरीके से चेक करे। इसलिए आप लीजिए, मैं उस साइट को मैं बताता हूँ। तो डमी कंटेंट देने के लिए लोरेम इप्सम करके एक साइट है, लिप्सम.com। मैं लिप्सम.com पे जाता हूँ। ये नहीं है डमी कंटेंट के लिए तो आपको यहाँ जनरेट लोरेम इप्सम, आप यहाँ पे जाइए। मैं कॉपी करता हूँ। जब मैं कॉपी करके इसे यहाँ लिखता हूँ सेकंड पैराग्राफ में, पहला पैराग्राफ मैं F3 के लिए लिखा, वो कोई भी डमी नहीं था। मैंने यहाँ पे स्पेस डाली है, स्पेस दी है। स्पेस आती है कि नहीं आती है, देखते हैं। आपकी स्पेस कहाँ गई? नहीं है। अगर आप उसी कंटेंट को दो पैराग्राफ में अगर लिखेंगे, ये एंड ये एंड टैग है, इसलिए आप इसे एंड करके कीजिए। हो सकता है काफी लोगों को लग रहा हो कि सर HTML, क्योंकि देखिए बेसिक चीजें हैं, बहुत लोगों को आती है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि हम बड़ा फास्ट निकलेंगे, नहीं। हम लोग हर उस फ्रेशर को टारगेट कर रहे हैं जो पहली बार वेब डेवलपमेंट सीखना चाहता है। इसलिए हम तो इसे बिल्कुल जीरो से सिखाएंगे। अगर आपको लगता है आपको ये आता है, तो आप कुछ और प्रैक्टिस कर सकते हैं, नेट पे बहुत चीज़ें अवेलेबल है, आप वो देख सकते हैं, पर हम बेसिक से सीखेंगे। और अगर आप इसे फॉलो करेंगे तो आपको फिर भी पता चलेगा कि काफ़ी चीज़ें वो थी जो आप पहले से मिस कर चुके हैं, जो आपको कंसेप्चुअल प्रैक्टिकली करने पे तो दिख जाता है, पर कंसेप्चुअल आपके दिमाग में है नहीं कि ऐसा होता है। अब देखिए, जब आपने पैराग्राफ 2 बनाए, तो पैराग्राफ स्टाइल में 2 पैराग्राफ आ गए, ये 3 पैराग्राफ आ गए, तो ये पैराग्राफ टैग है। CSS के बारे में थोड़ा थोड़ा मैं बोलता जाऊंगा, प्रैक्टिकली कुछ नहीं कहूंगा। मान लीजिए आप इन पैराग्राफ का कलर देना चाहते हैं, कुछ फ़ॉन्ट देना चाहते हैं, कुछ स्पेसिंग देना चाहते हैं, कुछ अलाइनमेंट देना चाहते हैं, वो सारा काम CSS के थ्रू किया जा सकता है। इंटरेक्टिव HTML बनाने के लिए CSS का प्रयोग होता है। हमने पैराग्राफ बनाया, पैराग्राफ के बाद में लाइन ब्रेक, मान लीजिए आप अगर चाहते हैं कि मैं इस पैराग्राफ में इसके बाद लाइन ब्रेक दूं, कहाँ ये देखें, तो आप क्या देंगे? अभी तो तक तो आप सोचेंगे कि फिर से एक पैराग्राफ में डाल दो, नहीं, ऐसा नहीं करना। मैं यहाँ जाता हूँ और यहाँ पे आ रहा है, फिर आ रहा है क्या आगे कहीं, मैं यहाँ लाइन ब्रेक देता हूँ। मान लो लाइन ब्रेक के लिए मैंने कहा था ये टेक, और इसमें भी मैंने कहा था फिर वही बारीकी कि लाइन ब्रेक BR टेक ऐसा नहीं होता, BR टेक ऐसा होता है। BR टेक को करेक्ट लिखें, गलत भी चलता है, पर सही लिखना आपको चाहिए। लाइन ब्रेक किया, लाइन ब्रेक आप चाहते हैं नहीं, एक बार वो लाइन ब्रेक आना चाहिए, 2 लाइन का गैप आना चाहिए, दे दिया मैंने डबल लाइन का ब्रेक। आप क्या चाहते हैं कि ये लाइन सेंटर में आनी चाहिए, क्योंकि अगर ये पैराग्राफ फुल विड्थ ले रहा है तो ये सेंटर में क्यों नहीं आ रहा? जगह तो इसने पूरी ऑक्यूपाई कर रखी है ना यहाँ से यहाँ तक। चलिए, अगर आप सेंटर में लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सेंटर कर दीजिए। एक ये टैग है, मैं कुछ जनरल टैग्स आपको मैं बता रहा हूँ। देखते हैं, ये देखिए सेंटर में आ गया आपका पैराग्राफ। ये सेंटरिंग कंटेंट मैंने आपको जो पिछला वीडियो आप देखिए, मैं उसी सीक्वेंस से पढ़ा रहा हूँ। जनरल टेक्स्ट के बारे में हम लोग बता रहे हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन, अब आप हॉरिजॉन्टल लाइन चाहते हैं, आप चाहते हैं
कि इस मैप्टी वाले इस डेफिनेशन के बाद में एक लाइन आए, हॉरिजॉन्टल लाइन के बाद HR टैग आपको लगा सकते हैं। ये हॉरिजॉन्टल हुआ। अब एक बात और मैं करता हूँ, मैं एक ऐप चलिए एक एप्लीकेशन फॉर्मेट हम बनाते हैं। मैं यहाँ पे एक और HR लाइन लिखता हूँ और HR के बाद एक एप्लीकेशन बनाता हूँ। एप्लीकेशन कैसे बनाओ, पैराग्राफ में लिखता हूँ। चलिए ये पैराग्राफ में डायरेक्ट लिखता हूँ, मैं आपकी बात डायरेक्ट लिखता हूँ। हेलो सर, हल्का सा स्पेस देना चाहता हूँ मैं। आई वांट टू ज्वाइन योर PHP वेब डेवलपमेंट क्लास, सो प्लीज टेल मी व्हाट आई शुड डू। चलिए व्हाट आई शुड पे, कुछ भी इसका ये मतलब नहीं है कि मैं यहाँ कुछ पेमेंट लेने वाला हूँ, नहीं, ये जनरल है। हम एक लिख रहे हैं, फिर मैंने लिखा मान लीजिए थैंक्स, और थैंक्स में लिखूँ यहाँ। इसमें लिखिए या मान लीजिए चलिए देखते हैं कैसा दिखता है। HTML पढ़ रहे हैं हम लोग, ये क्या हो रहा है? आपकी फॉर्मेटिंग तो खत्म हो गई, फॉर्मेटिंग तो आ ही नहीं रही है। अब क्या आप करेंगे, क्या रास्ता है? आप सोच रहे होंगे पैराग्राफ लगा दो, लगाओ पैराग्राफ, पैराग्राफ भी लगा के देखते हैं, लगा दो। देखो टैग यहाँ लगाओ चाहे नीचे लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अगर ये भी सोचें कि फिर टैग को एंड में लगा रहा हूँ कि यहाँ लगा रहा हूँ, कुछ भी उससे फर्क पड़ने वाला नहीं है। कुछ नहीं हुआ, केवल स्पेसिंग, जो पैराग्राफ की बाय डिफॉल्ट स्पेसिंग होती है कुछ, वो इसने जरूर ली है, बाकी कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा। हम लोगों ने आज हेडिंग पढ़ा, हम लोगों ने पैराग्राफ पढ़ा, हम लोगों ने लाइन ब्रेकिंग टेक्स्ट पढ़ी, हम लोगों ने सेंटरिंग कंटेंट पढ़े, हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल लाइन पढ़ी, हमने आगे और कुछ पढ़ते हैं। देखिए ये कंटेंट आना चाहिए, पैराग्राफ लिखने पे नहीं आया, हेडिंग लिखने पे भी नहीं आएगा, श्योर है आप लोग भी श्योर होंगे। BR HR तो ये काम ही नहीं करते। तो इसके लिए क्या करें, मैं एक नई टैग आपको इंट्रोड्यूस करता हूँ, वो टैग होती है PRE। इसको बोलते हैं प्रिजर्व फॉर्मेटिंग। प्रिजर्व फॉर्मेटिंग का मतलब है आपने अपने कंटेंट में अगर इतनी फॉर्मेटिंग दी है तो ये फॉर्मेटिंग आपको PRE टैग मेंटेन रख सकता है। अब देखते हैं, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा काम हो गया। HTML जो नहीं कर पा रहा था, अब बिना PRE के वो काम हो गया, आपकी एप्लीकेशन एक फॉर्मेट में आ गई आपके सामने। होपफुली आपको समझ में आया होगा। मैं चाहता हूं कि मैं यहाँ पे KRI और SHNA के बीच में स्पेस दूं, या मैं या थैंक यू लिखता हूँ यहाँ पे, थैंक यू। आप कहेंगे थैंक यू के बीच में दे दो स्पेस, ऐसे दे दो, आ जाएगी स्पेस, आ जाएगी। मैं ऐसा चाहता हूँ, देखिए यहाँ पे हर छोटी से छोटी बारीक चीज को देखते हुए हम लोग HTML पढ़ रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि इतनी सी स्पेस नहीं आनी चाहिए, हम बहुत स्पेस आनी चाहिए। अब वो बहुत स्पेस लेने के लिए आप बहुत बार के कर दीजिए, देखते हैं आया। क्यों आया? प्रिजर्व फॉर्मेटिंग की वजह से। अब यही चीज मैं यहाँ करूँ, अगर कहीं मैं ये थैंक यू ऊपर लिखता हूँ PRE से पहले, क्या हुआ? आपने तो बहुत स्पेस दी थी। कंपेयर कीजिए, सेम स्पेस यहाँ दिया है, सेम स्पेस यहाँ दिया है,
यहाँ स्पेस इतनी आ रही है, यहाँ क्यों नहीं आ रही? क्योंकि पीआरई फॉर्मेट, पीआरई टैग जो है, प्रिजर्व फॉर्मेटिंग टैग, हमारी फॉर्मेटिंग को प्रिजर्व रखता है। यहाँ थैंक यू ने काम नहीं किया। और अगर मान लीजिए हमें पीआरई नहीं लगानी है टैग, तो हम कैसे इसे करेंगे? इसके लिए नॉन ब्रेकिंग स्पेस कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं HTML में। जैसे एक स्पेस, मैक्सिमम एक स्पेस तो आपकी स्पेस भी ला देगा, उससे ज्यादा लाना है n% NBSP। देखिए मैंने इतना स्पेस दिया, आप इतना स्पेस देख पाए। परफेक्ट, समझ में आया? तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हमने जनरल टेक्स्ट पढ़े हैं। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे HTML का। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही बनाऊंगा। अभी थोड़ा टाइम की वजह से नहीं, कभी मैं एक दिन में 2 वीडियो भी बनाऊंगा। ऐसा नहीं है कि मैं हर दिन एक वीडियो डालूंगा, क्योंकि किसी किसी दिन मैं नहीं भी डाल पा रहा हूँ। 1-2 दिन शायद मैं डाल भी नहीं पाया था। तो डोंट वरी, वो वीडियो ऑलमोस्ट रेगुलर डे आपको वीडियो मिलेंगे। और किसी दिन मैं ज़्यादा वीडियो बनाऊंगा, बड़े टाइम के लिए बनाऊंगा, या किसी दिन 2-3 वीडियो बनाऊंगा, तो वो भी आपको मिलेंगे। पर आप मेरा पूरा वीडियो देखिए, अपने फ्रेंड्स को दिखाइए। जो लोग, आप छोटे बच्चों को भी HTML कम से कम सिखा सकते हैं। जो बच्चे छोटी क्लासेज में है, छुट्टियां एंजॉय कर रहे हैं, वो भी HTML सीख सकते हैं। तो आप HTML, मैंने HTML के लिए एक अलग ही इसके अंदर थ्रेड जनरेट किए इसमें। तो आप जो उसको अपन बोलते हैं प्लेलिस्ट, जो बोलते हैं अपने यूट्यूब में, आप 2 प्लेलिस्ट देखेंगे। एक PHP की प्लेलिस्ट है, दूसरी HTML की प्लेलिस्ट है। PHP की प्लेलिस्ट में HTML के वीडियो भी इंक्लूड होंगे, और एक अलग से सेपरेट प्लेलिस्ट मैंने बनाई है HTML के लिए। उस प्लेलिस्ट को आप बच्चों को भी दे सकते हैं, बच्चे भी इसे सीख सकते हैं, और बड़े आसानी से मेरी इजी स्टेप से सीख पाएंगे। मैं बारीक से बारीक चीज HTML में लेने की कोशिश करूंगा। आप दूसरे वीडियो देखेंगे तो आपको हो सकता है इतनी बारीकी HTML में नहीं मिले। आप सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। और कोई इश्यू हो, कोई क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। उसके बारे में मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड कर सकता हूं। अगर बड़ा टॉपिक है तो मैं इंडिपेंडेंट वीडियो भी उसके लिए बना सकता हूं। ओके फ्रेंड, थैंक्स अ लॉट।